हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम सब लोग सबसे पहले जानेंगे कि नाभिक होता क्या है। वैसे परमाणु पिछला चैप्टर हम सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल में नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सब लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, नाभिक। और इसमें नाभिक की संरचना पढ़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि नाभिक होता क्या है और इसके बारे में किसने बताया। तो इसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन में बताया था कि नाभिक होता क्या है। तो नाभिक क्या होता है भैया? नाभिक परमाणु के केंद्र पर स्थित एक भाग होता है, धनावेशित भाग होता है, जिसे हम सब लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है। और नाभिक का आकार इन्होंने 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का बताया। ठीक है। अब इससे संबंधित इसमें सबसे पहला है हमारा परमाणु संख्या, जिसको हम सब लोग परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। तो परमाणु संख्या क्या होती है? समझने की बात यह है कि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे कब? जब परमाणु क्या हो? उदासीन हो, अर्थात जितना उसके पास प्लस है उतना उसके पास माइनस है। समझ गए बात? तो सीधी सी बात है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी आयनित या उदासीन, जिसको हम कहते हैं आयनित या उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। और एक चीज और है, अगर आयनित है और अगर उदासीन है, आयनित का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है या ग्रहण किया है, तब उसके पास आयन होंगे, धनावेशी ऋण आयन। लेकिन अगर उसने ना तो त्यागा है ना तो ग्रहण किया, तो वो हो गए उदासीन। तो उदासीन के लिए क्या होगा? उदासीन और आयनित दोनों के लिए प्रोटॉनों की संख्या हम यूज में लेंगे। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर लिखेंगे तो उसके लिए केवल आप उदासीन लिखेंगे परमाणु। तो किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये चीज उसके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम प्रायः किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा हमने नीचे लिख दी, किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको इसे लिखते हैं, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है, जिसको हम जेड कहते हैं। और जेड बराबर क्या होता है? E = P, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है। हम सब लोग पढ़ेंगे दूसरी परिभाषा, द्रव्यमान संख्या, जिसको हम मास नंबर कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार वो अलग है, ये द्रव्यमान संख्या जिसको हम सब लोग न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के जो नाभिक होते हैं, चाहे वो उदासीन हो परमाणु, चाहे वो आपका आयनित परमाणु हो, कोई भी हो, उसके नाभिक से हमसे मतलब है, हम नाभिक की ही बात करेंगे। तो उसके नाभिक में जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है, जिसको हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग भी कहते हैं, वही उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से लिखा जाता है, कहते हैं। इसे न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं। इसको ए से लिखते हैं, A = P+N। P है प्रोटॉनों की संख्या, N है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक भैया। नेक्स्ट डिफिनेशन हमारी है परमाणु द्रव्यमान। ये होती क्या है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास इसको बोला जाता है। इसको भी हम सब लोग M से लिखते हैं। ठीक है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की द्रव्यमानों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होता है वही परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, एटॉमिक मास। इसकी संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है। तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, M, जिसको हम सब लोग मास कहते हैं। M या बहु जगह W आपको देखने को मिलेगा, = क्या होता है? MP+Mn। MP क्या है? सफिक्स में P लिखा है, यानी प्रोटॉनों का ये द्रव्यमान है। Mn क्या है? ये मास है, किसका? न्यूट्रॉनों का।
और MP बराबर हम सब लोग पढ़ें 1.67 गुणे 10⁻27 kg की ग्रा। और Mn नाभिक का नाभिक के अंदर दो लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है, न्यूट्रॉन का ज़्यादा। कितना होता है? 1.68 लगभग लिख सकते हैं इसको, और गुणा 10⁻27 kg होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सब लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक की आकृति, कैसा नाभिक की का शेप होता है, ये चीज़ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो नाभिक की आकृति शेप ऑफ न्यूक्लियस होता क्या? सामान्यतः सभी जो नाभिक होते हैं उनकी आकृति गोलीय ही होती है। कैसी होती है? गोलीय होती है। परंतु कुछ ऐसे भारी नाभिक होते हैं जिनकी आकृति दीर्घाक्ष गोलीय होती है, अंडाकार होती है, यानी कि दीर्घ वृत्त जैसी होती है। ठीक है, अब इसके आकार के बारे में भी चलिए हम सब लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आकार, चलिए आकार कैसा होता है? तो नाभिक का आकार ऐसा किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में कुछ कम बताया गया था उसमें। ठीक है, आप सब लोग बालाजी पब्लिकेशन अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार प्रोटॉन की खोज हुई, किस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, अब नाभिक का आकार यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? तो नाभिक पर उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों का प्रकीर्णन करा करके, प्रकीर्णन मतलब बमबारी करा करके नाभिक की त्रिज्या का आकलन करते हैं। कितनी त्रिज्या है, कितना व्यास है, कितना मोटा है नाभिक, ये चीज प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर नाभिक का जो आयतन है वो उसकी द्रव्यमान संख्या A के समानुपाती होता है। बात समझिए, नाभिक का आकार, आयतन का मतलब है उसका आकार, उसमें जितने ज़्यादा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होंगे उतना ही बड़ा आकार होना चाहिए नाभिक का। अगर कम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियन कम है तो आकार कम होगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात आकार ज़्यादा हो जाएगा। तो आकार किस पर निर्भर करता है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या पर। समझ में आई बात? यानी न्यूक्लियनों की संख्या पर। और न्यूक्लियनों की संख्या अभी हम सब लोगों ने देखा, क्या कहते हैं उसको? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि नाभिक का जो आयतन है उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। घटेगा तो आयतन घटेगा, बढ़ेगी द्रव्यमान संख्या तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे आगे कि नाभिक का आयतन समानुपाती किसके? द्रव्यमान संख्या E की। और आयतन हम सब लोग जानते हैं, छोटा नाभिक अगर हम लेंगे तो छोटा नाभिक कैसा होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³, जहाँ r क्या है? नाभिक की त्रिज्या है, और a द्रव्यमान संख्या है उस नाभिक की जिस नाभिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और 4/3 पाई क्या है? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं r³ किसके समानुपाती होगा? a के। r³ a के समानुपाती। और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ से क्यूब हटाएंगे, यहाँ से जब पावर हटेगी तो सामने वाले पर क्या हो जाएगी? पावर 1/3 हो जाएगी, बटे में आ जाएगी। और समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ता है r0, और r0 एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू रदरफोर्ड ने 1.2 फर्मी रखी, जिसका मतलब है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है ना बात? चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम सब लोग पढ़ेंगे कि नाभिक का घनत्व कितना होता है, अर्थात कि नाभिक में जो न्यूक्लियंस हैं वो कितने पास पास हैं, इसके बारे में हमें घनत्व, नाभिक का घनत्व बताता है। ठीक है, और घनत्व बराबर ये फार्मूला भी हम सब लोग पढ़ चुके, द्रव्यमान बटा आयतन। 11 की फिजिक्स में तरल दाब चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, आपेक्षिक घनत्व और घनत्व क्या होता है। ठीक है, और घनत्व को हम डी से, रो से या डी से लिख सकते हैं। द्रव्यमान के रूप में हम ए को लेंगे यहाँ पर यूज में, द्रव्यमान संख्या, क्योंकि जितनी द्रव्यमान संख्या उतना वही तुम्हारा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। और बटा आयतन, आयतन 4/3 πr³, अभी हमने बताया था। अब r³ किसके बराबर है? देखिए r³ किसके बराबर? r0 a की पावर 1/3। तो r³ की जगह पर अगर हम यहाँ क्यूब लगाएंगे r के ऊपर, तो r0 के ऊपर भी क्यूब जाएगा, और यहाँ से 1/3 हट जाएगा, यानी r0³ इंटू a हो जाएगा r³। तो r³ की जगह r0³ इंटू a। ठीक है, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? a के पास ऊपर, तो 3a/4 πr³ नॉट का r0³ इंटू a से a हो जाएगा कैंसिल आउट, और बचा कितना? ऊपर 3 और नीचे 4 πr
नॉट क्यूब, ठीक है। अच्छा 3/4 तो हमको पता ही है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, और पाई की वैल्यू 1/3.14 होता है, आर क्यूब की वैल्यू 1.2 फर्मी होता है, ये भी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर वैल्यू डाल करके न्यूक्लियस का निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं, नाभिक का घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कितना आएगा 2.3 × 10⁻17 kg/m³ होगा, ठीक है ना, क्लियर बात। ये नाभिक का आता है क्या, नाभिक का। अच्छा एक चीज यहां से देखिए, क्या नाभिक का घनत्व, क्या नाभिक का घनत्व फिक्स होता है, तो हाँ फिक्स होता है, क्योंकि r0 कांस्टेंट है, 3/4 पाई कांस्टेंट है ही है, जाहिर सी बात है ये घनत्व हर एक नाभिक के लिए फिक्स होता है, ठीक है, क्लियर बात। जितनी जगह पहले थी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच उतनी ही बाद में ही रहेगी, ये बदलती नहीं है, ये चीज हमें ये बताता है, क्लियर बात। चलिए अब हम सब लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नाभिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नाभिक। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नाभिक, जिसमें हम सब लोग 9th में अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु, भाई एक तत्व है, कागज लीजिए उसको तोड़ते चले जाइए, हाइड्रोजन लीजिए उसको तोड़ते चले जाइए, बहुत सारे असंख्य परमाणु होंगे ना, तो एक ही तत्व के वे परमाणु लेने हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जेड समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन आता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम 1H1, ड्यूट्रियम 1H2 है, सॉरी माफ कीजिए यहाँ पर 1 ही होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, 3 चीजें, ठीक है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होंगे, क्लोरीन के भी समस्थानिक होंगे। ऑक्सीजन के कौन कौन के से समस्थानिक है, ऑक्सीजन के 8O16, 8O17, 8O18, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक। 17Cl35, अगर द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो 35, अगर द्रव्यमान भार की द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 35.5 को क्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे। 17Cl यहाँ पर हो जाएगा 37, ठीक है। अब हम सब लोग पढ़ने वाले आइसोटोन्स यानी संभारिक क्या होते हैं। तो संभारिक यानी समान भार, समस्थानिक स्थान समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग, समस्थानिक। और संभारिक का मतलब है परमाणु द्रव्यमान समान हो या द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हो, तो उसको हम सब लोग कहते हैं संभारिक। क्लियर है ना बात, परिभाषा तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और नाइट्रोजन, पहला कार्बन 6C14 और 7N14। अब देखो इनकी 14 ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है और नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है आपका परमाणु क्रमांक। अब इसमें पोटेशियम और कैल्शियम दोनों के द्रव्यमान संख्याएं क्या है, समान है 40-40, और परमाणु क्रमांक इसका 19, इसका 20 होता है। क्लियर है। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के वे नाभिक, विभिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्व लेने हैं तो जाहिर सी बात उनके अलग अलग परमाणु होंगे, और वे परमाणु हमको उनमें से लेना है जिनमें केवल न्यूट्रॉन समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्लियर बात। अब इसके लिए क्या है कि परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो यहां से देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या अलग, परमाणु क्रमांक अलग, और n का मान n = a-z होता है, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाइए, 40 में से 20 घटाइए 20, ये न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर बात। तो n = a-z, ये समान होना चाहिए। अब 11 Na23, 12 Mg24, n की वैल्यू क्या होती a-z, n की वैल्यू क्या होती a-z। तो यहाँ से ये हो गए एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि अगर हम 23 में से 11 घटाएंगे, a में से z, ऊपर वाले में से नीचे वाला, तब भी कितना आएगा 12, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, इसमें मैग्नीशियम के लिए ये भी 12 आ रहा है। 1s3 ट्राइट्रियम, और ये हीलियम होता ही है अल्फा कण, जिसको हम जानते हैं a-z, 3 - 1 2 होता है, 4 - 2 2 होता है, ये भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है।
क्लियर है ना, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है बात ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय बल के बारे में देखते हैं। नाभिकीय बल क्या होता है। अब हम सब लोग जानते हैं नाभिक के भीतर प्रोटॉन बहुत सारे हैं और प्रोटॉन पर होते हैं धनावेश, फिर भी ये छोटे से भाग में रहते हैं। भाई परमाणु से छोटा होता है नाभिक, और उसी नाभिक के अंदर कौन होते हैं, उसी नाभिक के अंदर आपके होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स पर होते हैं धनावेश। तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल, कूलाम बल जानते ही हैं। तो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, फिर भी एक छोटे से हिस्से में बंधे हुए रहते हैं। तो बंधे हुए कौन रखता है, बांधे हुए कौन रखता है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बल, इससे बड़ा कोई बल होता ही नहीं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों के मध्य लगने वाला प्रबल आकर्षण बल नाभिकीय बल कहलाता है। इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है, इससे बड़ा कोई बल नहीं होता है। इसकी प्रकृति होती है आकर्षण। भाई दो तरीके की बल हो, बल में दो प्रकृति होंगी, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। ये आकर्षित करता है, बांध करके रखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इन बलों का परास बहुत कम होता है। ये बहुत बड़े बल नहीं होते, बहुत छोटे छोटे बल होते हैं। कूलाम बल वैसे भी छोटे होते हैं, ज़्यादा परास होता ही नहीं, इसीलिए इनको लघु परास बल भी कहते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, और फोर्थ नंबर में कह रहा है कि नाभिकीय बल न्यूक्लियानों के चक्रण पर भी निर्भर करता है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम तो नहीं रहे, क्या नाभिक घूम तो नहीं रहा, अगर घूमेगा तो ये उस पर भी निर्भर करता है। क्लियर बात। अब चलिए हम सब लोग पढ़ने वाले हैं मूल कण और प्रतिकण क्या होते हैं। तो मूल कण और प्रतिकण क्या होते हैं, वे कण जिनका निर्माण अन्य कणों से होता ही नहीं, किसी से होगा ही नहीं, वो खुद से ही बनेंगे, वो कहलाते हैं तुम्हारे मूल कण। मूल कण जाहिर सी बात है ये दूसरे से मिलकर बनेंगे नहीं, खुद के होंगे, ठीक है। और इसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे मेसान, पाई मेसान वगैरह भी हुए, ठीक है। अब जो कण एक दूसरे का विनाश कर दें, आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को विनाश कर दें, वो कहलाते हैं आपके एंटी कण या प्रतिकण। और इसमें आता है इलेक्ट्रॉन का जैसे एंटी कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है आपका पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं -1 बीटा 0 और पॉजिट्रॉन को +1 बीटा 0 से लिखते हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पर नीचे लिख भी दी है। मूल कण आपका लिया गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को -1 बीटा 0, पॉजिट्रॉन इसका प्रतिकण होता है, इसका एंटी होता है, दुश्मन होता है, ठीक है। ये +1 बीटा 0 इसके संपर्क में आएगा तो इलेक्ट्रॉन का खात्मा हो जाएगा, इसका भी खात्मा हो जाता है। प्रोटॉन का प्रति प्रोटॉन या एंटी प्रोटॉन कहते हैं। इसको क्या किससे लिखते हैं, प्रोटॉन को P से भी लिखते हैं, P+ से भी लिखते हैं। 1H1 को भी प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटियम प्रोटॉन। और इसका प्रतिकण होता है प्रति प्रोटॉन, P और ऊपर क्या लगा है बार, ठीक है। और ये हमारा आ गया न्यूट्रॉन, तो इसका भी क्या होता है प्रतिकण, प्रति न्यूट्रॉन। और पाई मेसान का भी होता है, और पाई मेसान ही होता है। न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो को न्यू से लिखते हैं, एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से लिखते हैं। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी कण होते हैं। क्लियर है बात। अब एक टॉपिक हमारा छूटा है, चलिए वो भी हम कंप्लीट करते हैं, फिर चैप्टर समाप्त। तो चलिए अब हम सब लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये भी एक नाभिक का वर्गीकरण है जो छूट गया था, जो कि क्या है, प्रतीप नाभिक अथवा दर्पण नाभिक, मिरर न्यूक्लियाई बोला जाता है इसको। होता क्या है, समझिए परिभाषा। ऐसे दो नाभिक जिनमें एक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z1, दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N2 के बराबर हो। यानी एक नाभिक का प्रोटॉन दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर जाए, एक नाभिक में जो प्रोटॉन है दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉन के बराबर हो जाए, ठीक है। तथा पहले नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या दूसरे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाए, एक दूसरे के दर्पण नाभिक कहलाते हैं। एक दूसरे के मिरर ही तो हुए, एक में प्रोटॉन दूसरे में न्यूट्रॉन के बराबर, पहले वाले की न्यूट्रॉन की संख्या दूसरे वाले के प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। और ख़ास बात इसमें एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन N7N15 होता है, ऑक्सीजन 8O15 होता है। अब
अगर हम इससे बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन में Z1, पहले देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो जाहिर सी बात इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 7, Z1 हो गया 7। दूसरे वाले के लिए हो गया ये Z2 8 परमाणु क्रमांक। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाओ, 15 में से 7 गया कितना बचा 8, ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसमें 15 में से 8 गया कितना बचा 7। क्लियर है ना बात। तो ये होते हैं आप लोगों के दर्पण नाभिक। क्या होते हैं भैया दर्पण नाभिक। तो ऐसे दो नाभिक जिनमें एक नाभिक के प्रोटॉन दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉन के बराबर और उसके जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो दूसरे वाले के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ से देख लीजिए Z1 और यहाँ से N2 इक्वल है और इसका इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो इसके परमाणु क्रमांक के बराबर है। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, इसलिए एक दूसरे के दर्पण नाभिक। और खास बात ये है कि इनकी द्रव्यमान संख्या देखिए, इसमें द्रव्यमान संख्या 15 एक दूसरे की द्रव्यमान संख्या भी बराबर बराबर होती है। ठीक है, दर्पण नाभिक में द्रव्यमान संख्या भी बराबर बराबर होती है, इसीलिए दर्पण नाभिक को हम सब लोग क्या कहते हैं दर्पण संभारिक कहते हैं। तो दर्पण नाभिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये इस प्रकार ये संभारिक भी होते हैं, अतः इन्हें दर्पण संभारिक भी कहते हैं, यानी मिरर आइसोबार्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का नाभिक की संरचना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय ऊर्जा वो कैसे बनती है, इसके बारे में भी हम सब लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।